हाँ जी, तो देखो बेसिकली अब अपन एक नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवाई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। इसका एसेंस समझते हैं कि भाई आया क्यों। ये इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया में एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, वो क्या करती है, डीटी की कोचिंग देती है बच्चों को। तो सीए के बच्चों को क्या करती है, डीटी की कोचिंग देती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज के पास जो है ये आरजी लिमिटेड गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनी के पास ये आरजी लिमिटेड गई और ये कहा आरजी लिमिटेड ने फेसबुक को कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है आप क्या करो, आप जो है अपने प्लेटफॉर्म पे करो। इसका मतलब क्या है, मैंने जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को कहा कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरा दिन रील्स चलाते रहते हैं। तो मैंने जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को कहा कि बच्चे जब रील्स चलाए ना, तो उसमें बीच में जो है रोहन गर्ग आ जाए एंड रोहन गर्ग क्या करे, डीटी की क्लासेस का प्रमोशन करे, ठीक है ना। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनी जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, टैक्स हेवन में सिचुएटेड है, ठीक है ना, जहाँ पर बेसिकली टैक्स लगता नहीं है। रोहन ने क्या कराया, रोहन ने जो है एडवर्टाइजमेंट कराया फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनी से और 1 लाख रुपए दे दिए, और जो है 1 लाख रुपए दे दिए। अब देखो, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम कंपनी है ये क्या है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। मैंने जो है एनआर टैक्सेशन करते समय आपको दो चीजें बताई थी कि भाई एनआर क्या कर रहा है, एनआर जो है बिजनेस कर रहा है इंडिया के साथ, मतलब बिजनेस विथ इंडिया। एनआर क्या कर रहा है, इंडिया के साथ क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस विथ इंडिया। तो वो टैक्सेबल नहीं होता, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि भाई एक होता है कंसेप्ट बिजनेस विथ इंडिया, मतलब एनआर क्या कर रहा है, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है। और एक होता है बिजनेस इन इंडिया, मतलब एनआर क्या कर रहा है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको उधर एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट क्या करता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट जो है क्या करता है, जैसे अब मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई ये नॉन रेसिडेंट है और ये इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया में कोई एक पर्सन है। अच्छा, इंडिया में कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो जो है बेसिकली दूसरी कंट्री से क्या करता है, माल इंपोर्ट कराता है, दूसरी कंट्री से क्या करता है, माल इंपोर्ट कराता है। तो लेट अस से सपोज इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने जो है इंडिया से, इंडिया में इस पर्सन ने जो है इंडिया में क्या करा, 1 लाख रुपीज़ का माल इंपोर्ट कराया। 1 लाख रुपीज़ का क्या कराया, माल इंपोर्ट कराया। अब सीधी सी बात है, ये पर्सन क्या करेगा, 1 लाख रुपीज़ की जो है इनकम देगा किसको, नॉन रेसिडेंट को। अच्छा, ये एनआर क्या कर रहा है, एनआर जो है इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। तो बिजनेस विथ इंडिया, एनआर क्या कर रहा है, माल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, ये पर्सन क्या कर रहा है, माल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ होते हैं, ये जो 1 लाख रुपीज़ होते हैं जो एनआर को मिल रहे हैं, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होते, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होते। अगर टैक्सेबल होने लग गए, टैक्सेबल होने लग गए तो कोई भी नॉन रेसिडेंट, कोई भी नॉन रेसिडेंट जो है इंडिया में माल एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं। इंडिया को जो है बहुत सी ऐसी चीजें चाहिए होती है जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट से फुलफिल होती है। तो अगर एनआर क्या करता है, एनआर जो है माल एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, तो उस पर जो उसको इनकम हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो जो है उस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको एनआर टैक्सेशन में बताया भी था कि भाई बिजनेस विद इंडिया नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एनआर इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, बिजनेस इन इंडिया, एनआर क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, एनआर जो है इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में जो है उसकी इनकम क्या होती है, उसकी इनकम टैक्सेबल होती है, उसकी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। अच्छा, इंडिया के अंदर वो बिजनेस कर रहा है, इंडिया के अंदर वो बिजनेस कर रहा है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर उसका बिजनेस कनेक्शन, अगर उसका जो है बिजनेस कनेक्शन इंडिया में एस्टाब्लिश हो जाता है, अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में एस्टाब्लिश हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि भाई वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, कि मैंने बताया भी था आपको। तो अपने केस में देखो क्या हो रहा है, अपने केस में हो ये रहा है कि ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज है, ये क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है आरजे लिमिटेड को, और उसके बाद में क्या कर रही है, पैसा चार्ज कर रही है, उसके बाद में क्या कर रही है, पैसा चार्ज कर रही है। तो आरजे लिमिटेड बेसिकली क्या कर रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करा रही है, क्या कर रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को मिल रहे हैं वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस विथ इंडिया है, ये क्या है, बिजनेस विथ इंडिया है। अब सरकार जो है इस बात से जो है परेशान हो गई, सरकार जो है इस बात से परेशान हो गई, क्यों परेशान हो गई, सरकार को ये लगा कि भाई ये जो 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को मिल रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज क्या कर रही है, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है, उनको क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है। तो सरकार बोली कि भाई ये तो बिजनेस इन इंडिया हो गया, ये तो बिजनेस इन इंडिया हो गया। बिजनेस इन इंडिया का मतलब क्या है कि भाई आप तो जो है इंडियन रेसिडेंट्स को, ठीक है ना, इंडियन कस्टमर को क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो। तो ये जो इनकम है, ये जो इनकम है इंडिया में क्या होनी चाहिए, इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। अब सरकार ने जो है बोल दिया, सरकार को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मोटा मोटा तो ये टैक्सेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बिजनेस विद इंडिया है। अब सरकार को जो है टैक्स चाहिए था, सरकार को तो जो है क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है इक्वलाइजेशन लेवाई का कंसेप्ट निकाला, उन्होंने क्या करा, इक्वलाइजेशन लेवाई का कंसेप्ट निकाला। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये जो 1 लाख रुपीज फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है फेसबुक कंपनी के लिए, और आरजी लिमिटेड के लिए क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। मतलब मोटा मोटा बिजनेस विद इंडिया है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोली कि भाई आपको जो ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको जो ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आप जो है एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हो इंडियन कस्टमर को, आप जो है एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हो इंडियन कस्टमर को। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन पे जो है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था, इस ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था, तो उन लोगों ने क्या करा, इक्वलाइजेशन लेवाई का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा। ये मुझे क्या कहता है कि भाई कोई भी पर्सन अगर क्या कराता है, एनआर से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एनआर से जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन किसी एनआर से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले रहा है,
तो पेमेंट करते समय वो क्या करेगा, पेमेंट करते समय वो जो है 6% इक्वलाइजेशन लिवाई काट के जो है सरकार को जमा कराएगा। पेमेंट करते समय वो क्या करेगा, 6% ईएल इक्वलाइजेशन लिवाई काट के क्या करेगा, सरकार को जमा कराएगा। जैसे अपन टीडीएस काट के जमा कराते हैं ना, उसी तरह से आरजी लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख रुपीज का 6%, इस 1 लाख रुपीज का 6% जो है पैसा काट के किसको जमा कराना पड़ेगा, पैसा काट के जो है सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 165 कहता है, सेक्शन 165 मुझे बताता है ईएल एट द रेट ऑफ 6% ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस। स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनआर, अगर एनआर को पैसा मिल रहा है किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से जो क्या कर रहा है, बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तो इस केस में पैसा किससे मिल रहा है, इस केस में पैसा आरजी लिमिटेड से मिल रहा है। आरजी लिमिटेड क्या कर रहा है, आरजी लिमिटेड जो है इंडिया के अंदर प्रोफेशन कर रहा है। तो एनआर को जो पैसा मिल रहा है, एनआर को जो पैसा मिल रहा है उसमें से ये जो आरजी लिमिटेड है क्या करेगा, पेमेंट करते समय 6% ईएल काटेगा। तो देखो इन लोगों ने कहा कि भाई 6% ईएल लगेगा ऑन द अमाउंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड बाय एनआर फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर एनआर हैविंग पी इन इंडिया। तो लेटर से सपोज आरजी लिमिटेड के अलावा अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई इंडिया में ही किसी दूसरे एनआर का क्या है, पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बोलो तो इंडिया के अंदर ही क्या है, ऑफिस है। इंडिया के अंदर ही क्या है, ऑफिस है। तो अगर एनआर जिसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेता है किसी दूसरे एनआर से, तो ये जो पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है बोले तो ऑफिस है, पेमेंट करते समय क्या करेगा, 6% जो है ईएल काटेगा। तो ईएल कब लगता है, जब बेसिकली एनआर को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज हो रही है ना, फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर फ्रॉम एनआर हैविंग पी इन इंडिया। देयरफॉर अपन ने ये देखा कि भाई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर एनआर जिसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लेते हैं किसी एनआर से। तो उस केस में पेमेंट करते समय अपने को क्या करना है, पेमेंट करते समय अपने को जो है 6% ईएल काटना है। अच्छा, जो आपने ईएल काटा वो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा कराना है। ईएल डिडक्टेड टू बी डिपॉजिटेड बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, आपको जो है ईएल काटने की कब जरूरत नहीं है, आपको जो है ईएल काटने की कब जरूरत नहीं है, पहला कि जो आपने पेमेंट करा है वो अप टू 1 लाख है तो आपको ईएल काटने की जरूरत नहीं है, या फिर जो आप पेमेंट कर रहे हो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए जब आप पेमेंट करते हो तो आपको जो है ईएल काटने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 165। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, तीसरा पॉइंट ये दे रखा है कि जो एनआर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, जो एनआर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, अगर वो जो है क्या कर रहा है, इंडिया में एक ऑफिस के थ्रू दे रहा है। तो लेटर से सपोज एक एनआर है, ठीक है ना, एक एनआर है, उसका इंडिया के अंदर क्या है, उसका इंडिया के अंदर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, ये क्या है, ये इंडिया है। अच्छा, आरजी लिमिटेड भी जो है इंडिया में ही रहता है, आरजी लिमिटेड भी जो है इंडिया में रहता है। अब आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, आरजी लिमिटेड ने जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली है, लेकिन किससे ली है, एनआर जिसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज किसने दी है, इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने दी है आरजी लिमिटेड को। तो जब आरजी लिमिटेड ने पेमेंट करा होगा इस पीई को, जब आरजी लिमिटेड ने इस पीई को पेमेंट करा होगा तो इस पीई की इनकम वैसे भी इंडिया में टैक्सेबल होगी ही, इस पीई की इनकम वैसे भी इंडिया के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये जो ऑफिस है, क्या कर रहा है, ऑफिस है, इंडिया में रह के सर्विसेज दे रहा है, इंडिया में रह के क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। देयरफॉर ये जो पेमेंट मिलेगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को वो तो इंडिया में वैसे भी टैक्सेबल होगा ही, वो तो इंडिया में वैसे भी टैक्सेबल होगा, तो उस केस में जो है आपको ईएल काटने की जरूरत नहीं है। तो पेमेंट करने वाला क्या करेगा, ईएल नहीं काटेगा, पेमेंट करने वाला ईएल नहीं काटेगा। कब, जब एनआर जो आपको जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है उसका इंडिया के अंदर एक ऑफिस है, मतलब इंडिया के अंदर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, एंड जो उसने सर्विस दी है, जो उसने सर्विसेज दी है वो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दी है, वो इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अपन ईएल इसलिए काट रहे थे, क्योंकि जो एनआर को सर्विसेज, अपन जो एनआर क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, जो एनआर सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में जो उसको इनकम मिल रही थी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही थी, लेकिन इस केस में आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, आरजी लिमिटेड ने जो है एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से सर्विसेज ली है, अच्छा, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसका है, एनआर का है। तो एनआर का इंडिया के अंदर एक ऑफिस था, ये ऑफिस क्या कर रहा है, आरजी लिमिटेड को सर्विस दे रहा है। तो ये जो पेमेंट मिलेगा किसको, इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को, वो तो इंडिया के अंदर वैसे ही टैक्सेबल है, तो उस केस में जो है फिर ईएल काटने की जरूरत नहीं है। पूरा समझ में आ गया कि भाई ईएल कब नहीं कटेगा, जब अमाउंट अप टू 1 लाख है, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए जब आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या फिर जो एनआर ने आपको जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी है वो जो है इंडिया के एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दी है। तो एनआर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, डन है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर आपने जो है ईएल नहीं काटा तो आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितने की लगेगी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ईएल, जितना आपको ईएल काटना था उतने की पेनल्टी लगेगी इन एडिशन टू ईएल, मतलब ईएल तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ जो है इक्वल अमाउंट की आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी।
आपने ईएल काट लिया लेकिन जमा नहीं कराया सरकार को, तो 1000 पर डे की आपको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा अप टू द ईएल नॉट पेड, अप टू द ईएल नॉट पेड। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है क्या करा, 10,000 का ईएल काट के 10,000 का ईएल काटा, लेकिन आपने जो है सरकार को जमा नहीं कराया, तो नॉन पेमेंट की पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट इज 1000 पर डे, 1000 पर डे की पेनल्टी लगेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम होगी 10,000 की। अच्छा, पेनल्टी नहीं लगेगी अगर रीजनेबल कॉस्ट ऑफ फेलियर था, पेनल्टी नहीं लगेगी अगर रीजनेबल कॉस्ट ऑफ फेलियर था। अच्छा, ये जो पेनल्टी ऑर्डर है, ये जो पेनल्टी ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, सीआईटी अपील्स में जो है अपील फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। डन है। अच्छा, मैंने आपको जो है पीजीपी में एक चीज़ समझाई थी, पीजीपी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई अगर आपने ईएल नहीं काटा या फिर आपने ईएल काट लिया लेकिन ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो उस केस में क्या होगा, 100% खर्चा आपको डिसलाउ कर दिया जाएगा, 100% खर्चा आपका डिसलाउ कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 40A1B। सेक्शन 40A1B मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है ना, 40A1B मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई आपने ईएल नहीं काटा या फिर काटे लेकिन आरओआई की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो उस केस में जो आपका 100% खर्चा है वो डिसलाउ कर दिया जाएगा। डन है। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अब मैंने आपको जो है 165 तो करा दिया, सेक्शन 165 करा दिया। अच्छा, एक और सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 165A। तो ये जो सेक्शन 165A है ना, ये ओमिट हुआ था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2024। अच्छा, अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, मतलब अप्रैल 24 से लेके मार्च 25। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए ये सेक्शन क्या था, एप्लीकेबल था। लेकिन जो अपनी आईसीआई है, जो अपनी आईसीआई है, उसने क्या करा है, इस सेक्शन को अपनी बुक से ही ओमिट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको जो है बेसिकली सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंसेप्ट बुक में, अगर आपकी कंसेप्ट बुक में अभी भी ये सेक्शन दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है बेसिकली इस सेक्शन को काट देना है। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि भाई ऑल्दो ये 4 महीने के लिए सेक्शन करंट ईयर में एप्लीकेबल था, लेकिन क्योंकि आईसीआई ने अपनी बुक से ही उड़ा दिया है इसको, इसका मतलब क्या है कि भाई आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अगर आपकी कंसेप्ट बुक में ये सेक्शन अभी भी दे रखा है तो काट देना, और नहीं दे रखा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है मैं आपको जो है आगे चीज ले चलता हूँ। सेक्शन 165A ऑमिट हो गया था, सेक्शन 165A ऑमिट हो गया था। ये वाला जो पॉइंट दे रखा ना, इसको भी जो है आप काट दो, क्योंकि ये भी 165A से रिलेटेड था, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी जो है आप काट दोगे। इतनी बात समझ में आई। और अगर आपकी बुक में ऑलरेडी ये चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं जो है आपको थोड़ा थोड़ा आगे ले चलता हूँ। 165 मैंने जो आपको 165 कराया था, उसके जो है थोड़े से अपन एडिशनल पॉइंट देखते हैं, 5 मिनट का काम है। मैंने आपको जो है सेक्शन 165 करा दिया, जिसके अंदर पेमेंट करते समय आपको क्या करना है, 6% ईएल काटना है। अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है, जो भी एसएससी है, जो भी एसएससी है करंट ईयर में क्या करता है, 165 का पेमेंट करके ईएल काटता है, तो उस एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बना के जो है सरकार को फर्निश करना पड़ेगा। पढ़ो, स्टेटमेंट ऑफ द अबव प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शंस टू बी फर्निश्ड बाय द एसएससी, ठीक है ना, बाय द 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रखा है इसको काट दो, क्योंकि ये 165A से रिलेटेड था। बात समझ में आई। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एसएससी जो भी क्या कर रहा है, पेमेंट करते समय 6% ईएल काट रहा है, वो क्या करेगा, वो जो भी उसने करंट ईयर में पेमेंट करे हैं उन सबका जो है एक स्टेटमेंट बना के सरकार को फर्निश करेगा। और कब तक फर्निश करना है उसको, उसको फर्निश करना है बाय 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अगर आपने फर्निश नहीं करा, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट, अगर आपने जो है स्टेटमेंट को फर्निश नहीं करा तो आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी 100 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। तो 100 रुपीज़ फॉर ईच डे की आपको जो है पेनल्टी लगती रहेगी। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो आपको 30 जून तक जमा कराना था, अगर आपने 30 जून से जमा नहीं कराया तो बेसिकली क्या होगा, अगले दिन से 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, रिवाइज स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू। अगर आपने कोई स्टेटमेंट फर्निश कर दिया, फिर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो आप क्या कर सकते हो, उस स्टेटमेंट को रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसने कहा कि भाई रिवाइज स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू। जिस साल आपने ट्रांजेक्शन सेंटर करे, जिस साल आपने क्या करे, ट्रांजेक्शन सेंटर करे, उस साल के एंड पे आ जाना, उसके विद इन 2 ईयर्स में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज स्टेटमेंट को भी फर्निश कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने गलत स्टेटमेंट फर्निश करा तो हम आपको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। आपको जो है 3 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस हम आपसे फाइन भी लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो क्रक्स क्या बताया कि भाई आपको स्टेटमेंट फर्निश करना है, कब तक फर्निश करना है मैंने बताया। अगर आपने फर्निश नहीं करा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने फर्निश कर दिया लेकिन आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज स्टेटमेंट फर्निश कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने गलत स्टेटमेंट फर्निश करा तो बेसिकली आपको हम पनिशमेंट देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, आपने क्या करा, आपने जो है मोटा मोटा स्टेटमेंट फर्निश कर दिया, आपने क्या करा, मोटा मोटा स्टेटमेंट फर्निश कर दिया। अब आपको क्या मिलेगा, इंटीमेशन मिलेगा। तो जैसे आपने असेसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप क्या करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, तो 143 सबसेक्शन 1 में आपको इंटीमेशन आता है, 143 सबसेक्शन 1 में आपको जो है इंटीमेशन आता है। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है, स्टेटमेंट फर्निश कराया, तो सरकार आपको क्या करेगी, एक इंटीमेशन देगी। तो इंटीमेशन इंटीमेशन कब मिलेगा आपको, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट और रिवाइज स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। तो जब आपने स्टेटमेंट फर्निश करा तो सरकार आपको इंटीमेशन देगी, और इंटीमेशन कब तक देगी, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। अच्छा, इस इंटीमेशन में क्या होगा, या तो देखो एक चीज हो सकती है कि जो आपने स्टेटमेंट फर्निश करा है वो सब कुछ सही है, तो इंटीमेशन क्या बोलेगा कि भाई जो भी आपने सब कुछ, जो भी आपने ट्रांजेक्शन फर्निश करें उस पर जो कैलकुलेशन करी थी ईएल की, सब सही है।
या फिर इंटीमेशन आपको ये बताएगा कि भाई देखो जो जो आपने ट्रांजेक्शन एंटर करे थे उसमें ये गड़बड़ी है, इसको आप क्या करो, ठीक करो, जो भी एक्सेस पेमेंट है हमें क्या करो, पे करो। तो मोटा मोटा सरकार आपको इंटीमेशन देगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट और रिवाइज स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है, सच इंटीमेशन कैन बी अमेंडेड फॉर एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अगर सरकार ने आपको इंटीमेशन दिया और सरकार को लगता है कि भाई इसमें क्या है, कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, बेसिकली अमेंड भी कर सकती है। कब तक अमेंड करेगी? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इंटीमेशन सॉट टू बी अमेंडेड वाज इशूड। बेसिकली जब इंटीमेशन इशू हुआ था उसके उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ जाना, उसके विद इन 1 ईयर में सरकार क्या कर सकती है, इस इंटीमेशन को बेसिकली अमेंड कर सकती है। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दे रखा है, आपने क्या करा, ईएल काट लिया, आपने क्या करा, ईएल काट लिया, 6% ईएल काट लिया, लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, सरकार को जमा नहीं कराया, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ईएल। अच्छा, डिलेड पेमेंट कितने, डिलेड पेमेंट पे आपको जो है करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, कितना इंटरेस्ट पे करना है, देखो 1% फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, 1% फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन 165 के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, 165 ए के लिए भी एप्लीकेबल था, लेकिन क्योंकि 165 ए ओमिट हो चुका है तो इसको क्या करना, इसको जो है अपनी बुक से काट देना। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये कि भाई आपने ईएल काट लिया, आपने क्या करा, ईएल काट लिया, आपको क्या करना था, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना था, लेकिन आपने अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं कराया, तो उसके अगले दिन से सरकार आपसे क्या करेगी, इंटरेस्ट रिकवर करेगी। और इंटरेस्ट कितना रिकवर करेगी, बेसिकली 1% फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। तो जितना आपका ईएल का अमाउंट था जो आपने जमा नहीं कराया, उस पर आपका, उस पर जो है आपका 1% इंटरेस्ट लगता रहेगा। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। आपने क्या करा था, आपने जो है किसी एनआर से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली थी, आपने क्या करा, पेमेंट करते समय जो है सरकार को ईएल काट के जमा करा दिया, सरकार को ईएल काट के जमा करा दिया। अब ये जो एनआर को इनकम हो रही है ना, ये जो एनआर को इनकम हो रही है, सरकार ने क्या करा, वो एग्जाम कर दी। देखो क्या रखा है, ट्रांजेक्शंस विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू ईएल आर एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो सीधी सी बात है, सरकार को जो है बेसिकली टैक्स मिलना था, सरकार को जो है टैक्स मिलना था, ईएल के फॉर्म में मिल चुका है, तो हमने क्या करा, एनआर की इनकम इंडिया में एग्जाम कर दी। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई फॉर एग्जांपल आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लिए, किससे, किसी एनआर से। आरजी ने पेमेंट करा कितने का, आरजी ने जो है बेसिकली पेमेंट करना था 1 लाख का, 1 लाख में से फॉर एग्जांपल आरजी ने जो है ईएल काट के सरकार को जमा करा दिया, 1 लाख में से फॉर एग्जांपल 1 लाख का 6% जो है आरजी को क्या करना था, ईएल काटना था। आरजी ने क्या करा, बेसिकली 1 लाख का 6% 6000 ईएल काट के सरकार को जमा करा दिया। अभी जो एनआर को इनकम हो रही है ना, ये जो एनआर को 1 लाख की इनकम हो रही है, ये बेसिकली इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, हमने क्या करा, एग्जाम कर दिया। मोटा मोटा सरकार को जो है टैक्स मिलना था, ईएल के फॉर्म में मिल चुका है, ईएल के फॉर्म में मिल चुका है, देयरफॉर हमने क्या करा, एनआर की इनकम इंडिया में एग्जाम कर दी। तो सेक्शन 1050 क्या बोलता है, ट्रांजेक्शंस विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू ईएल आर एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई, लॉजिकली जो है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज समझना, अब जो है एक और चीज समझना, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो क्या दे रखा है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज, ठीक है ना, इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज would not include any income which is taxable as royalty or FTS in India under the income tax act read with DTAA। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज, इसको काट देना क्योंकि ये 165 ए से रिलेटेड है। अच्छा, अब पढ़ते हैं वापस, इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, एनी इनकम विच इज टैक्सेबल एज रॉयल्टी और FTS इन इंडिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रीड विद DTAA। क्या मतलब है, समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से, ये भाई आरजी लिमिटेड है, ये कहाँ का है, इंडिया का है, इसने क्या करा, यूएसए से, यूएसए में कंपनी है गूगल इनकॉर्पोरेशन, यूएसए में एक कंपनी है, क्या है, गूगल इनकॉर्पोरेशन है। आरजी ने क्या करा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली है, आरजी ने जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की क्या ली है, सर्विसेज ली है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, आरजी ने जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की क्या ली है, सर्विसेज ली है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, मैंने 165 में आपको ये सिखाया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेते हो किसी एनआर से, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेते हो किसी एनआर से, तो पेमेंट करते समय आपको क्या करना है, 165 में जो है 6% ईएल काट के सरकार को जमा कराना है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए का क्या हो रखा है, DTAA हो रखा है, इंडिया और यूएसए का क्या हो रखा है, DTAA हो रखा है। और DTAA में ये लिखा है, DTAA में ये लिखा है कि भाई यूएसए की कोई कंपनी, यूएसए की कोई कंपनी अगर क्या करती है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देती है इंडिया की किसी कंपनी को या फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, तो बेसिकली DTAA के अकॉर्डिंग ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली इंडिया में जो है रॉयल्टी के नाम से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो DTAA ये कहता है कि भाई अगर यूएसए की कोई कंपनी, है ना, यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में किसी पर्सन को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देती है, तो ये जो यूएसए वाली कंपनी को इनकम हो रही है ना, ये इंडिया में रॉयल्टी के नाम से टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है, DTAA कहता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि भाई अगर DTAA की वजह से कोई ये जो आपकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है, DTAA की वजह से अगर ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज इंडिया में रॉयल्टी और FTS के नाम से टैक्सेबल हो रही है, तो फिर बेसिकली आपको जो है ईएल काटने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो वापस, इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज, मतलब इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज would not include any income which is taxable as royalty or FTS in India under the income tax act read with DTAA। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर DTAA के बेसिस पे ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की इनकम हो रही है गूगल इनकॉर्पोरेशन को, अगर ये इंडिया में एज अ रॉयल्टी और FTS टैक्सेबल हो रही है। अच्छा, रॉयल्टी और FTS क्यों टैक्सेबल हो रही है, क्योंकि DTAA में लिखा हुआ है
तो फिर उस केस में आरजी लिमिट को पेमेंट करते समय ईएल काटने की जरूरत नहीं है। आरजी लिमिट को पेमेंट करते समय ईएल काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो गूगल इनकॉर्पोरेशन है, ये जो गूगल इनकॉर्पोरेशन को जो इनकम हुई है वो क्या करेगी, इंडिया में रॉयल्टी और एफटीएस मानते हुए क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। अच्छा, रॉयल्टी और एफटीएस कैसे टैक्सेबल होती है अपन ने एनआर टैक्सेशन में समझ लिया था। तो आई थिंक आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा इक्वलाइजेशन लेवाई। आप लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि भाई इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो है 165 ए पूरा ही उड़ा दिया। मैंने आपको एक और चीज बता दी कि ऑल दो ये 4 महीने के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन आईसीए ने पूरा ही उड़ा दिया कि भाई ठीक है, बच्चों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। तो अगर आपकी कंसेप्ट बुक में ऑलरेडी हटा रखा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और अगर नहीं हटा रखा तो इसको काट देना, ये नहीं हटा रखा तो इसको काट लेना, अच्छी बात है ये। अच्छा, तो अब आपका जो है बेसिकली पूरा ईएल हो गया है, अब आपको जो है बेसिकली पूरा ईएल हो गया है। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बता दी, ये वाला पॉइंट काट देना, ये 165 ए से रिलेटेड था, ये वाला पॉइंट कर देना 165 ए से रिलेटेड था। इसी तरह से ये वाली लाइन कर देना, ये भी 165 ए से रिलेटेड थी। एंड मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसको हटा देना, ये भी क्या है 165 ए से रिलेटेड है। ऑलराइट, अब अपन जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन ईएल के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ।